हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व एग्जांपल कर लिया था एससी वर्मा का। एससी वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। तो सॉल्व एग्जांपल लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 में देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। आज 4 में से एक करेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन 1 करेक्ट वाला आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो वी आर डूइंग एससी वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन, ठीक है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 वाला सेक्शन करेंगे जिसमें क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक उसमें करेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। ये क्वेश्चन देखो, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, देन इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। इस वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस, its acceleration is constant but velocity changes, its velocity and acceleration both change। देखो सिंपल सा सवाल है, इसको समझिए थोड़ा सा। मान लो कोई सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रहा है, जैसे ये सर्कुलर बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये आपका सपोज को बॉडी है। तो देखो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, इट इज टेंजेंशियल, आगे जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं इसको, जो स्पीड यूनिफॉर्म होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड होता है कांस्टेंट स्पीड, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन इसका चेंज होता रहेगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी इज चेंजिंग विद टाइम। वेलोसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी इज चेंजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन का बात करेंगे हम लोग, इफ आई टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो अगर बॉडी यहां पे है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, अगर बॉडी यहां होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर है। अगर बॉडी यहां होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आप देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, v सेम है, r सेम है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बॉडी के पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर क्वांटिटी इज आल्सो चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एज ए वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट, देयर मैग्नीट्यूड्स आर कांस्टेंट बट एज ए वेक्टर क्वांटिटी acceleration and velocity both are changing. As a vector quantity, acceleration and velocity both are changing with time. So D is the correct answer. D is the correct answer. Sorry. ये देखिए क्या बोल रहा है, two cars having masses m1 and m2 move in a circle of radii r1 and r2 respectively. If they complete circle in equal time, what is the angular velocity? दोनों का टाइम सेम है, एक सर्किल जो कंप्लीट कर रहा है 2 पाई रेडियन मूव कर जा रहा है सेम टाइम में। इफ सपोज दिस टाइम इज t, इट मींस दे आर कंप्लीटिंग वन सर्कल इन द टाइम पीरियड t, so their omega will be what, 2 pi upon t, and t is same for both the cars, that means their angular velocity is constant। इसका मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी, टी इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टी इज द टाइम विच द कार इज टेकिंग टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एंड दैट इज सेम फॉर बोथ द कार्स। वो दोनों कार के लिए सेम है, तो दोनों का ओमेगा भी 2 पाई बाई टी ही रहेगा, सेम रहेगा ओमेगा। सो ओमेगा विल बी सेम, दैट मीन्स ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज गोइंग टू बी 1, दैट मीन्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, क्योंकि टी दोनों के लिए सेम है, T for both the car is same। ठीक, अच्छा बढ़िया है। ये देखिए क्या बोल रहा है, द कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन द रोड एज सोन इन फिगर, ठीक है। द नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड ऑन द कार इज NA and NB when it is at a point A and B, then which one is greater, NA और NB? हम लोग एक और को मान के चलो कि ये सर्कुलर मोशन यहाँ हो रहा है दोनों जगह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है, मतलब ये आपका मान लो A है, फिगर में मिस कर गया है,
तो एट पॉइंट ए वी कैन इजिली सी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ओवर हियर इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ओवर हियर। अगर एक सर्किल यहां ड्रा करो तुम तो कम रेडियस का बनेगा, और यही सर्किल अगर तुम यहां ड्रा करोगे तो ये सर्किल ज्यादा रेडियस का बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर ए इज लेस देन आर बी। ठीक है, ओके। नाउ if I draw the free body diagram, you have mg over here, और सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कार पे Na आ जाएगा। यहां पे you have mg and here the normal reaction is nb। आप दोनों जगह सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, दैट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी सेम है क्या दोनों का, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर ए है, और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो वी स्क्वायर अपॉन आर बी हो जाएगा। तो जब बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, अगर ऑब्जर्वर बाहर रखते हैं तो बाहर रखेंगे तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कार जो है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, हम लोग पढ़े हैं ये चीज कि व्हेन यू मूव इन अ सर्कुलर मोशन देन यू आर एक्चुअली एक्सेलरेटिंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन विथ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। तो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है, यहाँ भी एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, mg माइनस na इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर ए। यहाँ पे नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज mg माइनस nb इक्वल्स टू मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। यानी हम लोग ये पा रहे हैं कि na जो है, na इज बेसिकली mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर ए एंड nb इज mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर बी। अब चूंकि आर ए जो है आर बी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि आर ए आर बी से छोटा है, यानी ये टर्म जो होगा बड़ा होगा कंपेयर टू दिस टर्म। अगर ये टर्म बड़ा होगा तो Na जो है Nb से छोटा, Na will be less than Nb। The correct answer will be C. C will be the correct answer. ठीक, क्लियर है। आर ए लेस देन आर बी, दैट मीन्स mv स्क्वायर बाय आर ए इज मोर देन mv स्क्वायर बाय आर बी। तो na will be less than nb। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, the particle of mass m is observed from inertial reference frame। inertial reference frame से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बढ़िया बात है। and is found to move in a circle of radius r and uniform velocity v। the centrifugal force on it is when you are देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी ऑब्जर्व नहीं होता, लगता नहीं है, वो तो हम लोग लगाते हैं ताकि वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन है वो फोर्स के साथ कोरिलेट हो पाए। एक मैनिपुलेशन ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी नहीं लगता है, ध्यान रखिए। अगर रोटेटिंग फ्रेम में भी कोई बॉडी है ना, रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व नहीं करता है, वो एक्चुअली एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करता है बाहर के डायरेक्शन में। और अगर इनर्शियल है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना भी नहीं है। नॉन इनर्शियल तो हम लोग लगाते हैं, लगता नहीं, लगाते हैं हम लोग पेपर पे ऑब्जर्वेशन को, जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो मोशन हो रहा है उसको फोर्स से कोरिलेट करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, लगता वहां भी नहीं, लगाते हैं, लेकिन इनर्शियल में तो लगाते भी नहीं है। तो इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो ये तो लगाएंगे भी नहीं, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी डोंट अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन इनर्शियल फ्रेम। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है। आप देखो पीछे वाले सवाल में, यहां देखो, अगर यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर हमने बाहर लिया है, कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाया है,
यही ऑब्जर्वर अगर मान लो कि आप ले लो यहां पे, इस बॉडी पे ही ले लो, ए पे ले लो, अगर ए मतलब जो बॉडी है कार में ही ऑब्जर्वर ले लो। अब कार में ऑब्जर्वर हो जाएगा तो क्या देखेगा, वो कार को रेस्ट पे पाएगा, चूंकि कार के अंदर है तो कार के मोशन को इनहेरिट करेगा, और चूंकि कार के मोशन को इनहेरिट करेगा तो कार को इक्विलिब्रियम में पाएगा। लेकिन अब ये ऑब्जर्वेशन पे, इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जर्वर आपने कार के अंदर ले लिया, अब चूंकि कार सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो यानी वो ऑब्जर्वर चूंकि कार के फ्रेम में है तो वो ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हो गया। रोटेटिंग फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होता है नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर हो जाता है। तो अगर उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, कार इज एट रेस्ट, चूंकि कार के फ्रेम में है वो कार को कभी भी मूविंग नहीं पाएगा। बाहर का ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, कार जो है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर कार के अंदर ले लेंगे तो कार के अंदर का ऑब्जर्वर जो है वो कार को कभी भी मोशन में नहीं पाएगा, वो कार को इक्विलिब्रियम में देखेगा। लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के वो काबिल नहीं है, वो रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखें तो आप क्या करेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेज एक्टिंग, mg और na रियल फोर्सेज है, आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो सूडो फोर्स जो होता है यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब सूडो फोर्स के बारे में हम लोग क्लियर जानते हैं कि सूडो फोर्स का डायरेक्शन जो है, फ्रेम का जो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब फ्रेम क्या है, कार का एक्सेलरेशन किधर है, इनवर्ड, v स्क्वायर बाय r है, रेडियली इनवर्ड। तो सूडो फोर्स किधर लगाएंगे आप, सूडो फोर्स अब रेडियली आउटवर्ड लगाएंगे, ठीक है, सूडो फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगाएंगे। अब सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज मास m ऑफ द कार एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। एक बार आप सूडो फोर्स लगा दोगे तो अब जो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है उसके ऑब्जर्वेशन को आप कोरिलेट कर सकते हैं, नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। अब नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर ये तो ऑब्जर्व करेगा नहीं क्योंकि वो कार के फ्रेम में है, तो ये तो देख नहीं पाएगा। सॉरी, गड़बड़ा गया, ये तो गायब हो गया सब यार। क्वेश्चन ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलो ये दिख रहा है ना। अब क्या कहे, ये कार को रेस्ट पे पाएगा वो, ठीक है। अब कार को चूंकि रेस्ट, सॉरी अच्छा ठीक है, चलो मिट गया, कोई नहीं, यहाँ पे है। अब चूंकि कार को वो रेस्ट पे पाएगा तो नेट फोर्स विल बी जीरो। सो व्हाट इज नेट फोर्स, Na प्लस सूडो फोर्स mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg, ठीक है, ये आ जाएगा। आप ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, एक ही इक्वेशन है, बट यहाँ पे सूडो फोर्स है और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है, यहाँ पे सूडो फोर्स है और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे सूडो फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाय r है, लेकिन यहाँ पे आपका ये मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पीछे का भी वीडियो देखिए आप, है ना। ओके गुड, नाउ a particle of mass m rotates about z axis in a circle of radius a, ठीक है, with a uniform angular velocity omega. It is viewed from the frame rotating about z axis with uniform angular velocity omega naught. The centrifugal force is, बहुत क्लियर बता रहे हैं आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो तब लगाते हैं जब ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज व्यूड फ्रॉम ए फ्रेम विच इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा। मतलब पार्टिकल जो है जेड एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक, ओके। अब जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन एक ऐसे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, ये आपका जो है सर्कुलर मोशन जो है ओमेगा से कैरी आउट कर रहा है, ओमेगा से कैरी आउट कर रहा है। अब हम लोग इसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो खुद ओमेगा नॉट से, मतलब ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। एक ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर का जो प्लेटफॉर्म है, ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है
वो ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ठीक। अब ये ऑब्जर्वर क्या हो गया, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में हो गया, ये ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में हो गया, ठीक है, ये ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में हो गया। अब अगर मान लो इस बॉडी पे हम सूडो फोर्स लगाए, ये बॉडी को, ये ऑब्जर्वर इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ लिखे, तो क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं उसके अलावा एक सूडो फोर्स लगाएगा, एंड दैट सूडो फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स, ठीक है। ये तभी रिक्वायर्ड होता है जब ऑब्जर्वर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में होता है, जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में होता है। अगर ऑब्जर्वर बाहर होगा तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉडी पर नहीं लगाएगा। ये तभी लगा, मतलब जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम होगा तभी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉडी पे लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है, ही वोंट अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इफ ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, देन विचएवर बॉडी ही इज ऑब्जर्विंग, और उसका अगर इक्वेशन लिखना है तो उस बॉडी पे वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर चूंकि रोटेटिंग फ्रेम में है और इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो इस बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा ताकि वो अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ लिख पाए, ठीक है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि सूडो फोर्स है, इट इनेबल्स ए नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, इट इनेबल्स ए ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम टू राइट न्यूटन सेकेंड लॉ in order to correlate his observation regarding this body with the forces. Once he applies centrifugal force, he can correlate his observation regarding this object with the force using Newton's second law. So centrifugal force basically enables the observer in rotating frame to get his observation correlated with the forces using Newton's second law. अब सूडो फोर्स के बारे में बहुत क्लियर शुरू से मैं बता रहा हूं आपको, जब आप सूडो फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो दैट सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम ऑफ द नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। अब जो फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर उसका एक्सेलरेशन किधर है, वो रेडियली इनवर्ड है। कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर के बराबर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए के बराबर ए। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग ये है कि मतलब जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर जो है वो लिख तो रखा है, ऑब्जर्वर रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और इसका ओमेगा है, लेकिन उस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम रोटेट कर रहा है, वो फ्रेम जो रोटेट कर, जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका रेडियस नहीं दे रखा, उसका जो है आपको वो नहीं दे रखा है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये जो ऑब्जर्वर है इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या वो नहीं दे रखा है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर भी जो है सेम, जो जिस रेडियस का ये सर्कुलर मोशन है उसी रेडियस का सर्कुलर मोशन ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब जो ब्लैक वाला लाइन है इससे कोइंसाइड करेगा इन दैट केस। तो ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है उन दोनों का रेडियस सेम है, मतलब जो पाथ जो है कोइंसाइड करेगा। तो इन दैट केस इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स लगाएंगे वो किधर लगाएंगे, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। सूडो फोर्स जो है वो रेडियली, चूंकि जो ये ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है, तो सूडो फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग जाएगा, ठीक है। कितने होगा, मास ऑफ दिस बॉडी into acceleration of the frame of non-inertial observer, ठीक है, acceleration of the frame of non-inertial observer। यहां पे हम अज्यूम किए हैं कि जो नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है उसका फ्रेम जो है, जो बंदा खड़ा है वो उतना ही दूरी पर खड़ा है जो रेडियस ऑफ ये सर्कुलर मोशन है ए, ठीक है। तो ये अज्यूम कर लिया है क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, ओके, ठीक है। ओके, ठीक, ये देखो हाँ, देखिए क्या बोल रहा है,
A particle is kept fixed on a turntable rotating uniformly. As seen from the ground, the particle goes in a circle. Its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to a new position to make the radius half the original value. The value of speed and acceleration will be. turntable है, turntable है, ठीक है. तो पार्टिकल जिस फ्रेम में है आपका, तो ये फ्रेम का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा. शुरू में क्या है कि ये मान लो आर रेडियस पे है, ठीक है, आर रेडियस पे. इसका स्पीड जो है आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो कि v स्क्वायर बाय आर होता है, ये आपका, ठीक है. अच्छा, v मत लिखो, ओमेगा लिखो, क्योंकि ओमेगा इज सेम एवरीवेयर. जहां ये पार्टिकल होगा ओमेगा नहीं बदलेगा. दिस इज, ठीक है, ओके. एंड एक्सेलरेशन इज 20, ठीक है. अच्छा, अब इसको चलो रेडियस ही निकाल लो. अब क्या बोल रहा है तुम्हारा? व्हेन पार्टिकल इज शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन, ओमेगा इज सेम. चाहे पार्टिकल यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, ओमेगा तो पूरे सिस्टम का होता है. अब ओमेगा स्क्वायर आर जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अब पार्टिकल को नए पोजीशन में शिफ्ट किया, रेडियस को आर से आर बाई टू कर दिया. आर से आर बाई टू कर दोगे तो एक्सेलरेशन ए से ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा जो है पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो पूरे टर्न टेबल का ओमेगा है, ठीक है. तो ये पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता. पोजीशन पे क्या डिपेंड करता है? रेडियस. सर्कुलर मोशन क्या एग्जीक्यूट करेगा? पार्टिकल यहां होगा तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. अगर पार्टिकल नजदीक होगा तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. तो पार्टिकल का पोजीशन एक्सिस से कितना दूर है वो डिसाइड करेगा कि वो जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा उसका रेडियस क्या होगा. सो इफ r गोज r बाई टू देन एक्सेलरेशन विल गो a बाई टू. तो अगर r से r बाई टू हो जाएगा तो एक्सेलरेशन, जो नया एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. एक तो ये समझ में आ रहा है हम लोगों को. और स्पीड, स्पीड क्या होता है? देखो, स्पीड इज अगेन v is ओमेगा इंटू आर. v is ओमेगा इंटू आर. तो ये पहले क्या था? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो v is ओमेगा आर. तो ओमेगा तो वही रहेगा, पार्टिकल का पोजीशन कहीं भी रहेगा, आर चेंज हो जाएगा. सो आर आर बाई टू जाएगा, तो वेलोसिटी भी v बाई टू हो जाएगा. मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. So both acceleration and velocity we are seeing, if omega is constant, acceleration and velocity, they are depending on r, right? If omega is constant, so if r goes r by 2, acceleration will go a by 2 and velocity will also go v by 2. ठीक, good. ये देखो, water in a bucket is whirled in a vertical circle with a string attached to it. Water does not fall even when bucket is inverted at the top of its path. We conclude that in this position, अच्छा, इस तरह क्वेश्चन पीछे भी था यार. क्या पूछा है? mg और mv स्क्वायर बाय आर का रिलेशन पूछा है ना. एक पीछे भी क्वेश्चन था, देखो इस टाइप का ना, सॉल्व एग्जाम्पल में. ये था, ये बकेट है, बकेट को ऊपर ले गए, ठीक है. तो बकेट जो है, मतलब वाटर जो है बकेट के ऊपर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बकेट जो है वाटर के ऊपर उल्टे डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. ये वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम है. चूंकि एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है, सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन n प्लस mg. यहाँ पे जो वाटर है ना,
तो उस समय का ये n is the normal reaction which bucket is exerting on the water. N is a normal reaction which bucket is exerting on the water, and mg is the force which earth is exerting on the water. दोनों ही रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है. सो नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज दिस, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. तो mg प्लस n इज दिस, यानी इसका मतलब है कि mg जो है कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता. mg प्लस n इज दिस. तो इन वर्स्ट केस n कैन गो टू 0. मतलब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब इट इज नॉट फॉलिंग, वाटर इज नॉट फॉलिंग, इसका मतलब n जो है वो उसका कुछ वैल्यू है. मतलब जस्ट क्रॉस भी करेगा ना तो n यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए 0 हो जाएगा. ये हो सकता है अगर जस्ट भी सर्किल कंप्लीट करता है वाटर, तो इन दैट केस एट द हाईएस्ट पॉइंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी 0. राइट. n कैन नॉट गो नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब वाटर फॉल कर गया. ठीक है. फोर्स ऑफ इंटरेक्शन खत्म हो गया. मतलब एट मैक्स जो n हो सकता है, जो मिनिमम n जो रीच कर सकता है अगर वाटर सर्किल में मूव कर रहा है, बकेट से फॉल नहीं किया है, सो द मिनिमम वैल्यू विच n कैन हैव इज 0. दैट मीन्स mg कैन नेवर बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर. mg कैन नेवर बी ग्रेटर इक्वल टू mv स्क्वायर. वो उससे लेस देन इक्वल टू ही रहेगा. So mg is not greater than this. लेस हो सकता है, ग्रेटर नहीं होगा. ग्रेटर नहीं होगा. इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है. ठीक है. इक्वल भी हो सकता है, लेस हो सकता है. नॉट ग्रेटर. ये तो बिल्कुल सही है. नॉट ग्रेटर बिल्कुल सही है. mg कैन बी लेस और mg कैन बी इक्वल. ठीक है. बट इट कैनॉट बी लेस, इट कैनॉट बी ग्रेटर, इट कैनॉट बी ग्रेटर. ठीक. ये देखो, a stone of mass m tied to a string of length l is rotated in a circle with other end of the string at the center. अच्छा ठीक है. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will. देखो मतलब actually whenever a body is moving in a circle, मतलब you need a centripetal force. Centripetal force is force which is required to make the body move in a curved path. Centripetal force is a force which makes the body moves in a curved path. तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं है. जैसे यहाँ पे टेंशन है सेंट्रीपिटल फोर्स. जब आप रोटेट करते हैं तो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग मेक्स द बॉडी मूव इन ए कर्व, मूव इन ए सर्कल. टेंशन जो रेडियली इनवर्ड लगता है और वो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है. अगर आप सोलर सिस्टम का बात करें, सन एंड अर्थ का बात करें, तो इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द अर्थ which makes the body, which makes the earth move in a elliptical path. अगर H एटम में चले जाएंगे तो इट इज कुलम्बिक फोर्स, इट इज कुलम्बिक फोर्स विच मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ. ठीक है. तो यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही गायब हो जाएगा, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स टेंशन गोज अवे, टेंशन वैनिसेस. सो व्हेन द टेंशन वैनिसेस द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इन ए सर्कल. पार्टिकल जो है सर्कल में मूव नहीं करेगा फिर. सो पार्टिकल विल मूव अलोंग टेंजेंट. तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा. Because tension is the force which is responsible to make the stone move in a circular path. तो वो गायब हो जाएगा टेंशन, तो सर्कुलर पाथ भी खत्म हो जाएगा. ठीक. Coin is placed on a rotating turntable. Just slip if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center. ठीक है. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will slip at a distance of देखिए कॉइन जो है, इफ ए कॉइन इज प्लेस्ड, देखो यहां पे, एंड कॉइन इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. सो व्हाट मेक्स इट मूव इन अ सर्कुलर मोशन? What makes it move in a circular motion? It is the static friction. It is the static friction which makes the body move in a circular motion. मतलब
जो कॉइन है, कॉइन को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे कि वाई when the body moves in a circle, why you need why the static friction, if there is a static friction, why it acts in radially inward direction. इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, then the static friction which needs to be applied or which needs to be acted on that acts in radially inward direction. That is separate fact. अभी तो फैक्ट के फॉर्म में लो, और इस पर एक वीडियो भी बना लेंगे हम लोग कि when the body moves in a circular motion on a certain surface, why the static friction acts in radially inward direction. मतलब इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है उसके अंदर टेंडेंसी है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मूव करने का, ये हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो एक अलग ही वीडियो बनेगा, आधा घंटा लग जाएगा उसमें बताने में, तो यहाँ पे नहीं बता रहे। यहाँ पे आप उसका एज अ फैक्ट लीजिए कि इफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, then the static friction which is required to make the body move in a circular path acts in radially inward direction, और यही centripetal force है। तो this is centripetal force and that is it is centripetal force and that is equal to mass into centripetal acceleration। और ये जो static friction required है that is less than equal, that should be less than equal to mu n, which is the limiting value। If you want to move with velocity v, the static friction which is required to act is mv square by r, right? So, but that friction required must be less than the limiting value। अगर कोई ऐसा वेलोसिटी पे रीच कर जाओ जहाँ पे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड जो है वो म्यू से बड़ा हो जाएगा, तो वो फ्रिक्शन लगेगा नहीं और सर्कुलर मोशन उस वेलोसिटी से होगा नहीं, सर्कुलर मोशन उस वेलोसिटी से भी होगा नहीं। समझ लो आप, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसका अपना एक मैक्सिमा है, और F का जो मैक्सिमा है वो V का मैक्सिमा सेट कर देगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देगा कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से तुम टर्न ले सकते हो, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से तुम टर्न ले सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? और दिस V स्क्वायर बाय R कैन आल्सो बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर R, so that has to be less than mu n, that has to be less than mu n। ठीक है, okay, so this is, and mu n is how much? mg, so omega square r is less than equal to mu g। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि the coin placed on a table just slip। तो just slip कब होगा? just slip तब होगा when omega square becomes equal to mu g। बिल्कुल जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पर रीच कर जाएगा, तो उस केस में जस्ट स्लिपिंग वाला केस आ जाएगा, जस्ट स्लिपिंग वाला केस आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर पे स्लिप कर जा रहा है, 4 सेंटीमीटर पे स्लिप कर जा रहा है, और अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी डबल कर देंगे, ये तो नहीं चेंज होगा ना, ये तो वही रहेगा। सो द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा डैश एंड आर विल बी आर डैश। तो if omega dash is 4, omega dash is twice of omega, then r dash will be 1/4 of r। In both the cases, this will be equal to mu g। In both the cases, this will be equal to mu n। Just slipping वाला केस अगर देखें तो m omega square r should be equal to mu n, and that leads to omega square r equals to mu g। So if omega is doubled, then omega square become 4 times। So if you want this to be equal to mu g, r has to get 1/4। ठीक है, r जो है r/4 हो जाना चाहिए, तभी ये mu g के बराबर रहेगा ना। If omega dash is twice of omega, then r dash has to be 1/4 of r, then r dash has to be 1/4 of r, means A is correct answer। r आपका 4 है तो r dash will be 1/4, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। Why the friction acts in radially inward direction when you want the body to move in a circular path। ठीक है, ये करेंगे, ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है काफी। ये देखो, a motorcycle is going on over bridge of radius r, driver maintains a constant speed
as the motorcycle is ascending on the overbridge, normal force. अच्छा, ओवरब्रिज मान लो ये है और यहाँ ड्राइवर है, असेंड कर रहा है, इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे बताओ? The force acting will be normal reaction, ठीक है, mg, और ये सेंटर है मान लो, एक्सेलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में, कितना? v², ठीक है, ये मान लो थीटा है। सो या सो इन नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज mg cos थीटा minus n equals to mv², right? That is net force in radially inward direction, that is equal to mass into centripetal acceleration. जब सर्कुलर मोशन होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, सो n will be what? mg cos थीटा माइनस mv²। तो जब असेंड करेगा तो क्या होगा? थीटा विल इंक्रीज, थीटा विल फॉल, and when theta falls, cos theta increases. When theta falls, cos theta increases, so n will increase, n will increase, that means normal reaction increases. As it is ascending, theta will fall, theta fall करेगा ना, theta will keep on falling, जैसे जैसे ascend करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये थीटा और घटता जाएगा ना आपका ये एंगल। थीटा फॉल करेगा तो cos थीटा राइज करेगा, cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा का, if theta is falling cos theta will rise, so n will rise, n is going to rise, okay? Yes. इसी को तुम अगर ऑब्जर्वर यहां ले लोगे, मोटरसाइकिल पे ले लोगे, तो उस केस में मोटरसाइकिल रेस्ट पे रहेगा उस ऑब्जर्वर के लिए, और चूंकि ऑब्जर्वर मोटरसाइकिल में ले लोगे तो वो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा आपका। अब फिर इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग आप न्यूटन से अकेला लिख सकते हैं। ये ऑब्जर्वर जो मोटरसाइकिल पे है वो मोटरसाइकिल को रेस्ट पे पाएगा, it means it is finding motorcycle to be at rest, so net force in radial direction has to be 0, and net force is how much? mv²/r plus n in radially outward direction and mg cos theta in radially inward direction, and that has to be 0. तो इक्वेशन सेम लिखाएगा, बट यहाँ पे ये mv²/r जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे mv²/r जो है वो सूडो फोर्स का वैल्यू है, समझ रहा? तो कंफ्यूजन नहीं होना, यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाते हैं, जरूरी नहीं लगा, आप डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कहाँ लेते हो आप, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ लेते हो। अगर ऑब्जर्वर बाहर लेते हो देन यू डोंट हैव टू अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दैट केस वो बॉडी के अंदर v²/r एक्सेलरेशन आप देखेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड। 3 identical cars A, B and C are moving at a same speed on the 3 bridges. Identical car है मतलब मास सेम है। If A goes on a plane bridge and B on a bridge convex upward and C on a bridge concave upward, मतलब A जो है प्लेन ब्रिज है, B जो है कॉन्वेक्स अपवर्ड है, कॉन्वेक्स अपवर्ड मतलब ये ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स है, और ये जो है C जो है वो कॉन्केव अपवर्ड है, ठीक है, बढ़िया है। इफ ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। FA, FB, FC are the normal forces exerted by the car on the bridge when they are in the middle of the bridge, ठीक है। आपका यहाँ पे एक बार कार है आपका मिडिल में, एक बार कार आपका यहाँ पे है, और एक बार कार आपका यहाँ पे है, ठीक। ओके,
तो फोर्सेस क्या क्या लगाओगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये mg हो गया, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन Na, इसको Nb कर दोगे, यहाँ mg हो गया, यहाँ पे Nc नॉर्मल, जो Fa Fb Fc लिखा है ना, हमने Na Nb Nc लिख लिया है। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कौन से वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर मोशन में आप हैं, और सर्कुलर मोशन में हैं तो एक तरह से आप रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल के टुवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। यू आर एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, यू आर एक्सेलरेटिंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, जो सर्कल है उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे हैं आप सर्कल के सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सर्कल का सेंटर ऊपर है, तो यहाँ आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो Na माइनस mg इज 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है, जो कि सेंटर आपका नीचे की तरफ है, सो नेट एक्सेलरेशन इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg माइनस nb इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड उस केस में सर्कुलर मोशन ये है, सेंटर ऊपर है सर्कल का, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, हमेशा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होता है, तो जिधर सेंटर होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। तो सेंटर ऊपर है, तो नेट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन इज हाउ मच, Lc माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय, so that means your Na is mg, Nb is mg minus and Nc is mg plus यानी Nc is more than Na is more than Nb. Nc is highest. Nc is basically Fc. Nc is basically Fc. हमने Na, Nb, Nc ले लिया है. So Nc is highest. You can see here. Nc is maximum of all the three forces. Nc is maximum of all the three forces. Okay, good. A train runs from east to west, another train runs from same west to east. एक east to west जा रहा है, एक west to east जा रहा है. अच्छा. A presses the track with force F1 and B presses the track with force F2. नॉर्मल रिएक्शन का बात कर रहा है. तो ये अर्थ है और ये इसका ये, ठीक. अब एक केस में जो है आपका, मतलब ये आपका ट्रेन है. लेट ओमेगा, अर्थ का ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इन 24 आवर्स, 2 पाई रेडियन इन 24 आवर्स, 24 इंटू 3600, द 2 पाई और 24,864,00 ओमेगा नॉट अर्थ का. अर्थ घूम रहा है ना वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ठीक है. यानी एक जो वेलोसिटी इनहेरिट कर रहा है, जो अर्थ का जगह बाहर ऑब्जर्वर लेना, अर्थ के बाहर ले लें, तो क्या देख रहा है, अगर वो ट्रेन रेस्ट पे भी रहेगा, अगर रेस्ट पे भी रहेगा तब भी ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में इट विल मूव विद वेलोसिटी ओमेगा नॉट इनटू आर, आई द रेडियस द अर्थ, आई द रेडियस द अर्थ. तो ये वेलोसिटी तो इनहेरिट करेगा वो, ठीक है. अब देखिए, अब देखो, ट्रेन पे दो फोर्स लग रहा है. नॉर्मल रिएक्शन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर ट्रेन का देखें हम लोग, तो ट्रेन पे एक तो फोर्स mg लग रहा है रेडियली इनवर्ड, मतलब अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स,
और रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। अब अगर मान लो कि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ जा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ट्रेन का जो अपना वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, एक तो अर्थ ये तो वेलोसिटी इनहेरिट किया, और एक ट्रेन का मान लो अपना वेलोसिटी है मान लो v, ठीक है, या v डैश मान लो, तो नेट वेलोसिटी ट्रेन का क्या हो जाएगा इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, v नॉट प्लस v डैश, अगर ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो, ठीक है। और ठीक है, और अगर ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ट्रेन अगर इधर जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v नॉट माइनस v डैश, अगर ट्रेन ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। v नॉट इज द वेलोसिटी विच ट्रेन इनहेरिट्स फ्रॉम द अर्थ, v नॉट इज द वेलोसिटी विच ट्रेन इनहेरिट्स फ्रॉम द अर्थ, ये ओमेगा नॉट है लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6400 इंटू 1000, तो अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो ये v नॉट वेलोसिटी जो है वो ट्रेन अर्थ से इनहेरिट कर रहा है, और एक ट्रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लो वो भी वेस्ट टू ईस्ट हुआ, तो ये v डैश और v नॉट जुड़ जाएगा, और अगर ट्रेन जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो ये v डैश वेलोसिटी, इसका जो अपना वेलोसिटी होगा v डैश, वो ये v नॉट में माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ऑब्जर्वर यहाँ है, वो ट्रेन को क्या देख रहा है, वो अर्थ के साथ साथ सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता हुआ देख रहा है, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा वो रेडियस अर्थ के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी मतलब ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ट्रेन का जो एक एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर, वेयर आई द रेडियस द अर्थ इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन इज mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। So in this case your n is going to be what, mg minus mv square by r, ठीक है। So normal reaction is this। अब एक चीज समझो, when train moves from west to east the v is higher and train moves from east to west v is less, तो वेस्ट टू ईस्ट में जो v है वो हाई है, यानी n जो होगा n1 is, मतलब जो वेस्ट टू ईस्ट होगा उसमें v हाई है, मतलब n छोटा होगा, और ईस्ट टू वेस्ट में v स्मॉल है यानी n हाई होगा। सो n इन केस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट विल बी लेस देन n इन केस ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। सो व्हेन a प्रेशर ट्रैक विद f1, b प्रेशर, अच्छा दो ट्रेन है क्या, अच्छा a जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, a जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो na जो हो गया तुम्हारा, na विल बी mg माइनस, ये जो अर्थ हो गया v नॉट माइनस v स्क्वायर बाय r, और जो nb हो जाएगा, b जो है वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, so that will be mg minus m and na is more than nb, एक कम है ना वैल्यू, or you can say f1 is more than f2, yeah, I hope you are getting it। yes, f1 is more than f2, ठीक है। If Earth stops rotating, apparent weight g on the surface will, यही चेक कर लो, वेट क्या है, जब वेइंग मशीन में खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली दिस वैल्यू, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन इज दिस, यहाँ ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इक्वेटर पे तो ओमेगा नॉट आर है, लेकिन अगर यहां होगा तो ये आर छोटा हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा तो आर और छोटा हो जाएगा, और पोल पे तो आर जीरो ही हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन वुड बी जीरो, पोल पे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज गोइंग टू बी जीरो, पोल ये आर जो है रेडियस, मतलब यहाँ पे कोई बॉडी होगा तो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा,
तो रेडियस सर्कुलर मोशन और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा। पोल पे रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है 0, तो पोल के ऊपर तो ये आपका है ही नहीं, है ना, v is 0 एट द पोल, तो पोल पे तो असर नहीं पड़ेगा, पोल पे तो n was mg, n will remain mg। बट बाकी जगह जो है ना, बाकी जगह चूंकि ये वैल्यू वैनिश कर जाएगा, बाकी जगह जो अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो आपका ये जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो नहीं करेगा, तो उस केस में ये फैक्टर वैनिश कर जाएगा ना आपका। सो n विल बिकम हायर, मतलब कि अपरेंट वैल्यू ऑफ g जो है इंक्रीज कर जाएगा। अपरेंट वैल्यू अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, n इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, आई द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, आई द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। एक तरह से अगर इसको हम mg डैश लिखें, सो g डैश इज नथिंग बट g माइनस, है ना, तो पोल पे तो ये जो r होगा, पोल पे जो सॉरी पोल पे तो r पहले भी 0 था, ये r का बात कर रहे हैं, तो पोल पे तो g डैश इज ऑलवेज इक्वल टू g, बट बाकी जगह g डैश जो इफेक्टिव जो है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो g से छोटा है, तो अगर वैनिश कर जाएगा अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा। इसका मतलब है कि अपरेंट वेट जो है वो बढ़ जाएगा, पहले m इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था, अब m इंटू जी हो जाएगा, मतलब अपरेंट वेट जो कह रहा है द अपरेंट वैल्यू ऑफ g विल इंक्रीज एट ऑल द पॉइंट एंड रिमेन सेम एट द पोल्स। जो अपरेंट g का वैल्यू है, ये g डैश जो है वो पहले क्या था, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था, आई द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, पोल पे r 0 होता है, तो अपरेंट जो वेट है वो पोल पे तो वही रह जाएगा, लेकिन बाकी जगह बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो माइनस वाला टर्म है वैनिश कर जाएगा। So the apparent weight will increase at some places and remain same at some places. Some places will be what? Some places basically poles. Some places poles. Poles के अलावा बाकी पॉइंट पे बढ़ जाएगा और बाकी जगह जो है वो सॉरी पोल्स के जगह पे सेम रह जाएगा और बाकी जगह बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with uniform angular velocity in a horizontal plane. If T1 and T2 with the tension at L by 4 and 3L by 4 away from the pivoted end, then T1 is more than T2, T2 is more than T1, T1 is equal to T2 and T1, T2 depends on whether rod rotates clockwise or anti-clockwise. देखो यार बात समझो थोड़ा सा। देखो अगर ऑब्जर्वर हम लोग रॉड पे ले लेते हैं, अगर ऑब्जर्वर हम लोग रॉड पे ले लेते हैं तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? ये मान लो x है, x पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? x पॉइंट पे टेंशन जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस पोर्शन। मतलब x के बाद जो रॉड का लेंथ है उस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसी चीज पर टेंशन डिपेंड करेगा। मतलब ये रीजन कितना ज्यादा होगा, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पे टेंशन डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट के आउटवर्ड डायरेक्शन में, उस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में रॉड का कितना लेंथ है। रॉड का जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना अधिक टेंशन होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना आप एक्सिस से नजदीक आएंगे रॉड का लेंथ उतना अधिक होगा उसके बाहर, यानी उतना अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसी को बैलेंस टेंशन करेगा। यानी टेंशन विल बी हाईएस्ट एट दिस पॉइंट एंड विल कीप ऑन फॉलिंग एज यू गो अवे एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस। अब बिल्कुल राइट में चले जाओगे, यहां पे चले जाओगे तो टेंशन विल बी जीरो। टेंशन विल बी हाईएस्ट ओवर हियर एंड जीरो ओवर हियर। टेंशन जो है सेंटर पे हाईएस्ट होगा, यहां पे मैक्सिमम होगा, सॉरी यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे हाईएस्ट होगा। सो एज यू गो अवे एंड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द
rod or axis about which the rod is rotating, the tension will keep on falling. Tension will keep on falling. तो अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं. You find a tension as a function of distance. Find tension as a function of distance. नहीं हो तो बताना मुझे, हम करके बताएंगे आपको. क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसमें वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं है टेक्निकल, लेकिन आप करके देखना, नहीं होगा तो बताएंगे आपको. तो यानी L/4 पे जो टेंशन होगा विल बी हायर देन दिस. सो T1 इज मोर देन T2. T1 इज मोर देन T2. ठीक है, ओके. ये देखिए, सिंपल पेंडुलम having a bob of mass m is suspended from the ceiling of the car used in a stunt film shooting. The car moves up along the inclined cliff. कार मूव कर रहा है, सिंपल पेंडुलम है. कार moves at velocity v and jumps to leave the cliff and land at some distance. वाह, मतलब यहां से जंप कर गया, हवा में आ गया. Are we the maximum height of the car from the top of the cliff? Find the tension when a string is in the air. When the car is in the air. देखो भैया, कार जब हवा में रहेगा ना, so it will be in वेटलेस environment में रहेगा. मतलब उस पे जो वेट लग रहा है mg बॉब पे, वो वैनिश कर जाएगा. बॉब पे जो वेट लग रहा है ना mg, वो वैनिश कर जाएगा. ठीक है, मतलब वो वेटलेस इन्वायरमेंट में रहेगा. अब वेटलेस इन्वायरमेंट जो mg वैनिश करेगा तो टेंशन भी वैनिश कर जाएगा उस केस में ना. उस केस में आपका कार के जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा ये भी वैनिश कर जाएगा. सब कुछ वेटलेस, सब कुछ फ्री फॉल में होगा. एवरीथिंग विल बी इन द फ्री फॉल. आप कोई चीज देखो, सिर पे सामान लेके और कूद जाओ तो सामान का वजन महसूस नहीं होगा आपके सिर पे, क्योंकि सब लोग जी से फ्री फॉल में है. आप भी फ्री फॉल में है, आपके सिर पे जो सामान है वो भी फ्री फॉल में है. तो वैसे ही सब कुछ फ्री फॉल में है, ये भी फ्री फॉल में है. होता क्या है कि भाई देखो, ऐसे टांग दिए, ये ऐसे मास है और ये ऐसे स्टैटिक है, तब तो देखो टेंशन होगा, क्योंकि रस्सी को जो है बॉब जो है अपने वेट से पुल कर रहा है. लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना. यहाँ पे तो रस्सी जिस सीलिंग से अटैच है वो सीलिंग भी जी से फॉल कर रहा है, वो सीलिंग भी जी से फॉल कर रहा है. बॉब भी जी से एक्सीलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, सीलिंग भी जी से एक्सीलरेट कर रहा है. तो स्ट्रिंग स्ट्रेच कहाँ हो रहा है? स्ट्रिंग स्ट्रेच तो तब होगा ना जो एक इसको पकड़े हुए है और एक पे mg अपने वेट से उसको स्ट्रिंग को पुल कर रहा, टेंशन जनरेट होगा. यहाँ पे टेंशन नहीं जनरेट होगा कि बॉब भी mg जी एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, जो सीलिंग है वो भी जी एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है. टेंशन जनरेट ही नहीं होगा. सो टेंशन विल बी जीरो इन दिस केस. नो टेंशन, नो टेंशन. फ्री फॉल में टेंशन नहीं होगा सिंपल पेंडुलम में. ठीक है, फ्री फॉल केस में देयर वोंट बी एनी tension in the simple pendulum. Okay. The string of the simple pendulum. Theta denote angular displacement of simple pendulum oscillating in vertical plane. If mass of the bob is m, tension is mg cos theta. अच्छा, हाँ ठीक है. थीटा एंगुलर पोजीशन है ना सिंपल पेंडुलम का. थीटा एंगुलर पोजीशन है, ऐसे रहता है ना. ओके, तो अगर मान लो पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो टेंशन ये लग रहा है, टेंशन टी, mg ये लग रहा है. अब मान लो v is the velocity, suppose v is the velocity. So in this case, if I draw this axis, this is theta. So if v is the velocity, it has got acceleration in this direction, that is v square by L, centripetal acceleration. So net force in towards the center of the circle. ये circular motion execute कर रहा है ना एक तरह से. Simple pendulum execute a circular motion. This is center of the circle. So net force in radially inward direction, radially inward मतलब towards center, is T minus
mg cos theta, and that should be equal to mass into centripetal acceleration. So your tension is what? mg cos theta plus, तो टेंशन mg cos theta के बराबर कब होगा? जब v0 होगा। और v0 कब होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। v0 जो होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। So T will be mg cos theta at the extreme position. T will be mg cos theta at the extreme position. ठीक। So this was all about objective 1, एक सिंगल करेक्ट वाला केस था। ठीक है, आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे जिसमें मोर देन 1 करेक्ट होगा। You will have more than 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक से अधिक करेक्ट आंसर रहेगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं। ठीक है, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे सर्कुलर मोशन का। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट वाला। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा है। और एक होमवर्क ये जरूर करना है आपको, ये जो हमने दिया है आपको ये वाला, सॉरी ये करना, कोई दिक्कत हो बताना, हम कर देंगे आपके लिए। ठीक है, एक होमवर्क ये हो गया और एक हम बोले थे कि सर्कुलर, सॉरी ये वाला भी हम, ये तो वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, ये वीडियो बनाएंगे। वाई फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन when body undergoes circular motion on a rough surface. ये हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, विल मेक वीडियो ऑन दिस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेवर एक्ट्स, it is basically a manipulation to enable a non-universal observer in rotating frame to get his observation correlated with the forces. ठीक है, okay, so thank you very much and have a good day.